आइए आज हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। साथ ही हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कौन से अधिवेशन में कौन सा काम हुआ है और साथ ही किस अधिवेशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया है और वह अधिवेशन कब हुई है, सबके बारे में जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थापना से। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का ये जो शब्द है कांग्रेस, यह रियल में भारत का शब्द है ही नहीं। यानी कि आपको भारतीय राजनीति में या फिर भारतीय इतिहास में कहीं पर भी कांग्रेस शब्द आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो शब्द है कांग्रेस, यह एक्चुअली में उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। और कांग्रेस शब्द का रियल मीनिंग होता है, इस शब्द का एक्चुअली में अर्थ होता है लोगों का समूह। यानी कि कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। और कांग्रेस की अगर हम बात करें स्थापना की, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई है और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है और ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम हो जाएगा, जो कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं। ठीक है। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। अब देखिए इसके पीछे का कहानी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कांग्रेस पार्टी बनी कैसे। बात है 1883 की, और दिसंबर में, यानी कि दिसंबर 1883 में क्या होता है कि एगो इंडियन एसोसिएशन के सचिव होते हैं आनंद मोहन बोस। ठीक है। ये इंडियन एसोसिएशन के सचिव होते हैं और इन्होंने कलकत्ता में क्या किया कि इसी दिन को ना नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया और उन्होंने इसमें यह बताया कि जितने भी भारत में राष्ट्रवादी हैं जो कि देश के प्रति, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सबको एक किया जाए। यानी कि राष्ट्रवादियों को एक करना इनका उद्देश्य था। लेकिन इस फील्ड में इनके जैसा सोचने वाला आनंद मोहन बोस की तरह पहले से ही ना इस काम में अमल करने वाला, इस काम को बढ़ावा देने वाला एक व्यक्ति हुआ ए.ओ. ह्यूम। और ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की और इसका भी वही उद्देश्य था जो कि आनंद मोहन बोस का था। यानी कि ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना इसलिए किया था क्योंकि जितने भी भारत में राष्ट्रवादी थे उन सबको एक करना। राष्ट्रवादी का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो अपने देश के प्रति कुछ भी न्यौछावर कर दे, जैसे होता है ना देशभक्त, देशभक्त को ही ना राष्ट्रवादी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की भारतीय राष्ट्रीय संघ की, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का एगो मीटिंग होना था पुणे में। कहाँ? पुणे में, जिसका अभी वर्तमान का नाम पुणे है। तो पुणे में एगो मीटिंग होना था और यानी कि बैठक होनी थी। और यह बैठक जो होनी थी वह 25 से लेकर के 28 दिसंबर 1885 में होनी थी। अब यह जो बैठक होनी थी यह पुणे में होनी थी, लेकिन पुणे में ना एगो रोग फैल गया, प्लेग। और प्लेग रोग फैलने के कारण पुणे की जो बैठक थी वह बैठक पुणे में न करके ना बम्बई में किया गया 1885 में 28 दिसंबर को। तो 28 दिसंबर को यह बैठक कहाँ पे होती है? बम्बई में होती है। किस पार्टी की बैठक होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना यानी कि संस्थापक कौन होते हैं? तो ए.ओ. ह्यूम होते हैं। अब यह जो बैठक हुई थी बम्बई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ठीक है। यानी कि बम्बई वाली जो बैठक हुई थी वह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और इसी कॉलेज में जब यह बैठक हुई बम्बई में, तो इसी बैठक की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और इसी बैठक में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रख दिया गया। यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई अलग पार्टी नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का ही एक जो है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम ही बदला है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को हम भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जान सकते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। और यह नाम कब बदला है? बैठक में 28 दिसंबर 1885 को ना बैठक कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई में। तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी और इसके संस्थापक यानी कि इस पार्टी के संस्थापक कौन होते हैं? तो ए.ओ. ह्यूम यानी कि एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी थे। यहाँ तक हमने कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में समझा। और कांग्रेस पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य था कि भारत में जितने भी राष्ट्रवादी थे जो कि बिखरे हुए थे, गाँव में, शहर में, देहात में ना, मोहल्ले में जितने भी राष्ट्रवादी थे, उन सबको एक करना, ताकि भारत को आज़ादी दिलाने में उन सब का
अहम भूमिका रह सके और इन्होंने वह काम किया भी। बाद में ऐसा होता है कि यह पार्टी स्वतंत्र यानी कि भारत को आज़ाद होने के बाद इस पार्टी का उद्देश्य थोड़ा सा चेंज हो गया और यह पार्टी अपने मन की करने लगी। लेकिन हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ है और किस अधिवेशन का उद्देश्य क्या था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है। और आइए हम समझते हैं कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ है, किस वर्ष हुआ है और उसका क्या क्या उद्देश्य रहा है। अगर हम बात करें पहले अधिवेशन की, तो अधिवेशन का मतलब होता है बैठक, यानी कि कांग्रेस की पहली मीटिंग किस जगह पे हुई थी, क्यों हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पहली मीटिंग जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। चूंकि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर को। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया कि कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन जो कि भारत के वायसराय थे उस टाइम पे जबकि कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब देखिए 1885 में कहा होता है कि कांग्रेस के ना पहला मीटिंग होती है और ये बम्बई में होती है और इसके अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। और जब ये पहली मीटिंग हुई तो कांग्रेस के उस टाइम पे सबसे पहले करीब करीब 72 प्रतिनिधि यानी कि केवल 72 ना लोग ही इसमें शामिल हुए पहली मीटिंग की। लेकिन जब दूसरी मीटिंग हुई एक साल के बाद 1886 में, तो यह मीटिंग कलकत्ता में हुई थी और कलकत्ता में इसके अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के समय में कलकत्ता का जो यहाँ पे जो प्रतिनिधि थे यानी कि जो कांग्रेस की जो प्रतिनिधि थी वह 72 से न बहुत ही आगे बढ़ गई, यानी कि 436 के करीब यहाँ पे प्रतिनिधि हो गए। तो सबसे पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि, दूसरे अधिवेशन में 436 यहाँ पे प्रतिनिधि यहाँ पे हो गए कांग्रेस के। अब अगर बात करें तीसरे अधिवेशन की, तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में। देखिए कांग्रेस का ना हर साल मीटिंग हुई है, यानी कि हर साल, लेकिन आप लोगों को हर साल का नहीं पढ़ना है। कांग्रेस की हर साल मीटिंग हुई, देखिए 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, यानी कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर के ना देश के आजाद होने के बाद भी यहाँ पे इसकी ना मीटिंग हुई है, अधिवेशन हुए हैं। लेकिन आपको उन सबको नहीं पढ़ने हैं, आपको वही पढ़ने हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम समझते हैं कौन सा अधिवेशन कैसे कैसे हुआ है। तीसरा अगर हम बात करें तो 1887 में मद्रास में हुआ है और तीसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि मुस्लिम थे और जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर आप लोगों से पूछ दिया तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 में कांग्रेस की ना अध्यक्ष बने हैं। और किस अधिवेशन में, तो तीसरे अधिवेशन में, मद्रास वाले अधिवेशन में। और 1888 में जो कि यहाँ पे इसका चौथा अधिवेशन रहा है, यह हुआ है इलाहाबाद में। और इलाहाबाद का अभी वर्तमान का नाम है प्रयागराज और इलाहाबाद का नाम ना बदल दिया गया है। तो कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में ना जॉर्ज यूल जो कि प्रथम ब्रिटिश यहाँ पे ना अध्यक्ष रहे हैं, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष यानी कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कांग्रेस के कौन से रहे हैं, तो जॉर्ज यूल। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष अगर आप लोगों से पूछ दिया तो भूमेश चंद्र बनर्जी यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी इन सब में कोई भी काम नहीं हुआ है, बस ज्यादा काम हुआ है किस वाले में, कांग्रेस के 10वें अधिवेशन में। कांग्रेस के 10वें अधिवेशन में आप लोग इसको अपने साथ इसको देख सकते हैं। ठीक है, 90 में ये कलकत्ता में हुआ है, इसके अध्यक्ष ये कर रहे थे, फिर 91 में यहाँ पे हुआ है, 92 में यहाँ पे हुआ है ना। लेकिन हम आप लोगों को वही बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। कांग्रेस के 10वें अधिवेशन में क्या होता है, मद्रास में तो होती है और 1894 में होती है। अब देखिए इसके अध्यक्षता कर रहे थे अल्फ्रेड बेब। और जो ये अल्फ्रेड बेब थे यह ब्रिटिश संसद के ना आयरिश सदस्य थे, ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे यहाँ पे। जो कि अल्फ्रेड बेब जो थे यह ब्रिटिश संसद के ना आयरिश सदस्य थे और यह कांग्रेस के 10वें अध्यक्ष थे, यानी कि 10वें अधिवेशन में अध्यक्ष बने हैं। अब जानते हैं कांग्रेस के आगे वाले अधिवेशनों के बारे में, तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हमको जानने को मिलेगा एक विशेष तरह से अधिवेशन जिसमें बहुत सारे काम हुए हैं। आइए समझते हैं। वहां तक हम लोगों ने 10 अधिवेशनों की चर्चा कर ली थी, अब 11वां देखिए।
11वां जो हुआ है 1895 में हुआ है, पुणे में हुआ है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। इसमें कोई भी विशेष काम नहीं हुआ है, यानी कि इस अधिवेशन का उद्देश्य कोई खास नहीं था, बस ये मीटिंग नॉर्मल करना था। ठीक है। लेकिन 12वें अधिवेशन में क्या होता है कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे। और रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार, यानी कि 12वें अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम इसमें गाया गया था ना। और अब आप लोग बताइए कि वंदे मातरम जो ये नारा है वंदे मातरम का, यह किसने दिया था? तो बंकिम चंद्र बनर्जी ने दिया था वंदे मातरम का नारा। और वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो 12वें अधिवेशन में। कब गाया गया है? तो 1896 में गाया गया है, कलकत्ता में। उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी थे। ठीक है। अब एक 12 के बाद देखिए यहाँ पे आया है सीधे 21वां अधिवेशन, क्योंकि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब मीटिंग हुए हैं, लेकिन इस वाले मीटिंग में कोई खास काम नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको यहाँ पे शो ऑफ नहीं किए हैं। बशर्ते आप लोगों को 12 से लेकर के 20 तक के सभी अधिवेशन आप लोगों के स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग ये बताइए कि 12 से लेकर के 20 तक जितने भी अधिवेशन हुए, क्या उन सबको याद करना उतना जरूरी है जितना कि उसका उद्देश्य को याद करना जरूरी है? वह उतना जरूरी नहीं है। कांग्रेस के कुल मिलाकर के करीब करीब 55 से लेकर के 60 अधिवेशन हुए हैं। सबको याद कीजिएगा, आप भूल जाइएगा। इसीलिए जो जी यानी कि जिस अधिवेशन में कोई खास काम हुआ हो आप लोगों को उसी को याद करने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे समझते हैं 21वें अधिवेशन में। और 21वां अधिवेशन हुआ है 1905 में, और यह हुआ है बनारस में। बनारस का अभी फिलहाल का नाम है वाराणसी। ठीक है। और बनारस वाले अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। और सबसे पहले इसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन यहाँ पे उन्मूलन होता है। ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का यहाँ पे उन्मूलन, यहाँ पे जागरण जनक यहाँ पे इसको माना जाता है। ठीक है। अब देखिए 21 के बाद यहाँ पे 22वां अधिवेशन। तो कांग्रेस के 22वें अधिवेशन में सबसे पहले ये जो शब्द है स्वराज, इस शब्द को यहाँ पे प्रयोग किया गया कि नहीं कि अब हमारा स्वराज यानी कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये स्वराज है यानी कि खुद का जो हमारा भारत राज्य है स्वराज, इस तरह के भारी भरकम शब्द का उपयोग यहाँ पे इस अधिवेशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और यह अधिवेशन यानी कि अब यह जो मीटिंग हुई थी वह कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। और अगर हम बात करें 23वें अधिवेशन की, तो यह जो अधिवेशन हुआ है 1907 में हुआ है सूरत में। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे हैं यानी कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राज बिहारी घोष कर रहे थे। और कांग्रेस यहाँ पे पहली बार न विभाजन यानी कि विभाजित होती है, जो कि इसका जो विभाजन है वह सबसे पहले इसी अधिवेशन में होती है। यानी कि 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है और साथ ही कांग्रेस का संविधान निर्माण यहाँ पे भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी दो खेमों में बट गई, नरम दल और गरम दल वाले खेमों में इसमें बट गई थी। ठीक है। और कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जनगण मन गाया गया। 26वें अधिवेशन में। सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया 12वें अधिवेशन में। अब बताइए कि ये जो जनगण मन है यह किसने लिखा था? जनगण मन अधिनायक की जय है, यह जो ये हमारा जो राष्ट्रीय गान है इसको किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि सबसे पहले कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में। देखिए जिस अधिवेशन में जो काम हुए हैं आप लोगों को वही याद करना है, ताकि उसी से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि जनगण मन अधिनियम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यहाँ पे आप लोगों को इसको भी याद करने पड़ेंगे, कब गया था ये भी पूछेगा। यहाँ पे सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? तो पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में सबसे पहले जनगण मन गाया गया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे लिखा था। तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यह जानने को मिलेगा कि 30वें अधिवेशन में, जो कि बम्बई में हुई थी, यानी कि 30वां अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ था और यह 1915 में हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा 26 के 4 सालों के बाद 30वां आता है, तो यहाँ पे भी 4 साल के बाद क्या आएगा? 15 आएगा। 11 4 15 हो गए, जो कि बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और इसी कांग्रेस की अध्यक्षता में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था।
लॉर्ड बेटिंग ने यहाँ पे भाग लिया है, जो कि कांग्रेस का 30वां यहाँ पे अधिवेशन है। अब देखिए, अब ये लॉर्ड बेटिंग जो ये व्यक्ति रहे हैं, यह भारत के वायसराय थे। अब भारत के जब आप लोग पढ़िएगा ना वायसराय, उस वाले टॉपिक में आप लोगों को इस शब्द के रियल मीनिंग वहाँ पे समझ में आएंगे। तो बस आप लोगों को इतना याद करना है कि लॉर्ड बेटिंग जो है व्यक्ति, वह कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में ना भाग लेते हैं। आप लोगों को बस इतना ही यहाँ पे समझ लें, ठीक है। कांग्रेस के एक 30वां अधिवेशन में, जो कि अंबिका चरण यानी कि मजूमदार जो कर रहे थे यहाँ पे इसकी अध्यक्षता, इसमें मुस्लिम लीग से समझौता होता है। और साथ ही यहाँ पे अगले की अगर हम बात करें तो 32वें अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनती है, जिनका नाम होता है एनी बेसेंट। सबसे पहले 32वें अधिवेशन में, जो कि 1917 में हुआ है, और यह कलकत्ता में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी। और एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। अब आप लोग ये बताइए कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। और कांग्रेस के अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, जो कि पहले थे? तो जॉर्ज यूल। और कांग्रेस की प्रथम महिला तो यहाँ पे हो जाएंगी एनी बेसेंट। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो ये एनी बेसेंट है, यह भारत की नहीं थी, यह विदेश की थी। तो एनी बेसेंट अगर आप लोगों से पूछेगा ना पहली भारतीय महिला, तो आप लोगों को वहाँ पे अलग आंसर देने होंगे, जो कि आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला। और ये जो विशेष देखिए 32वें अधिवेशन के बाद यहाँ पे साल तो चेंज हो गया है 1917 से 1918, लेकिन यहाँ पे इस अधिवेशन को चेंज नहीं किया गया है। 32वें अधिवेशन के बाद एक विशेष मीटिंग होती है, विशेष अधिवेशन रखा जाता है, और उसको ना एक विशेष अधिवेशन का नाम दिया जाता है, जो कि दिल्ली में होती है। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे हसन इमाम। और हसन इमाम की अध्यक्षता में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई ना, सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और साथ ही कांग्रेस सबसे यानी कि कांग्रेस दूसरी बार यहाँ पे विभाजित होता है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में विशेष यानी कि किस अधिवेशन में यहाँ पे मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो विशेष अधिवेशन में। उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कह सकते हैं हसन इमाम। और ना यह बात है 1918 की, यानी कि एनी बेसेंट के अध्यक्ष बनने के 1 सालों के बाद। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस के और नए अधिवेशनों के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जानने को मिलेगा कि कांग्रेस के उस विशेष वाले अधिनियम के बाद एक बार फिर से विशेष अधिनियम होता है, और यह होता है 1920 में कलकत्ता में। और इस विशेष अधिनियम में जो अध्यक्ष होते हैं वह लाला लाजपत राय होते हैं। और इसमें कांग्रेस ने जो संविधान बनाया था 23वें अधिवेशन में 1908 में जो इन्होंने संविधान बनाया था, उस संविधान में कुछ परिवर्तन किए इस वाले विशेष अधिनियम में, ठीक है। इस वाले विशेष अधिवेशन में जो उन्होंने संविधान बनाया था, उस संविधान में कुछ बदलाव किया गया 1920 में, और उस संविधान को बनाया गया था 1908 में, यानी कि 12 सालों के बाद उसमें कुछ चेंजिंग, उसमें कुछ बदलाव, उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 1923 में एगो फिर होती है विशेष अधिनियम, यानी कि विशेष अधिवेशन। यहाँ पे बार बार अधिनियम ना शब्द आ रहा है। तो 1923 में फिर से विशेष अधिवेशन होती है, और यह अधिवेशन होती है में, और इस अधिवेशन में जो ये अबुल कलाम आजाद थे, ये कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। अब 40वें जन की अगर हम बात करें तो यह 1925 में होती है। और इसमें देखिए अभी वीडियो के लगभग बीच में हमने आप लोग को बताया था कि जो ये एनी बेसेंट थी 32वें अधिवेशन में, जो यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है, जो कि कांग्रेस का 32वां अधिवेशन होता है। और कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में यानी कि 1925 में एनी बेसेंट 1917 में बनती है महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। 1925 में क्या होता है कि सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय महिला अध्यक्ष होती है, अब आप लोग एक बात बताइए, भारत का यानी कि भारत का नहीं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बमेश चंद्र बनर्जी, और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष तो जॉर्ज यूल, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पे एनी बेसेंट,
कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। ये 4-5 अध्यक्ष हैं जो कि आप लोगों को एकदम जुबान पे होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में क्या कहा गया ना कि जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को खादी वस्त्र देना होगा, यानी कि जितने भी कांग्रेस के मेंबर हैं उन सबको नेता कार्ड यानी कि खादी वस्त्र कह सकते हैं ना, और अपने गांव देहात में उसको हम लोग नेता कार्ड बोलते हैं। तो नेता जो लोग यानी कि नेता जो लोग पहनते हैं कपड़ा, उस तरह के कपड़े को सभी सदस्यों को देना होगा। यह कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में यानी कि 1926 में जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अध्यक्षता कर रहे थे एस श्रीनिवास आयगर, और इन्होंने इस अध्यक्षता में यह मतलब की घोषणा की गई यहाँ पे कि सभी सदस्यों को यहाँ पे खादी वस्त्र नेता कार्ड का कपड़ा इन लोगों को दिया जाए। अगला है अधिवेशन आप लोगों का 42वां, और इस वाले अधिवेशन में यह कहा गया था पूर्ण स्वराज की मांग, यानी कि पूर्ण स्वाधीनता। देखिए यहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के 42वें अधिवेशन में किया गया है 1927 में, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे 44वें अधिवेशन में किया गया है 1929 में। 2 सालों का फासला है इन दोनों में। पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1927 में 42वें अधिवेशन में मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर S.A. अंसारी। और पूर्ण स्वराज की मांग ना 1929 में जो कि लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे इन्होंने किया था लाहौर में ना। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो 49वें अधिवेशन में 1936 में जो कि लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे, और इसमें कांग्रेस ने अपनी पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की। यानी कि कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना कब होती है तो 1936 में होती है, और 1936 में ही जो ये उड़ीसा है वह बिहार से कट करके एक अलग राज्य बना था। ठीक है, और ये जो 50वां अधिवेशन है 1937 में फैजपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे, और यह अधिवेशन की विशेषता यह थी कि यह अधिवेशन गांव में किया गया था। यानी कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जो कि गांव में किया गया था कौन सा था तो 50वां अधिवेशन, यानी कि 50वां मीटिंग कह सकते हैं, इसकी गांव में की गई थी 50वां बैठक। और यह कांग्रेस की 54वां अधिवेशन जो कि 1946 में किया गया था, इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी, और इन्हीं की अध्यक्षता में भारत आजाद हुआ था। तो आजादी के समय में अध्यक्ष कौन थे तो JB कृपलानी थे। अब बाकी जितने भी अधिवेशन हैं जो कि आप लोगों को नहीं बताए गए हैं वे सभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।